कि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में 7 विधेयक सरकार पेश करने वाली है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। सत्र के पहले दिन हंगामा होने के आसार हैं। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और सत्र के पहले दिन हंगामे होने के आसार हैं। और हंगामा होने के आसार क्यों है वो भी समझिए। देखिए, विपक्ष लगातार सोनम वांगचुक के अनशन, नीट यूजी पेपर लीक, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने को तैयार है। इसके अलावा सरकार 7 विधेयक पेश करेगी, जिसमें लोकसभा में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित संशोधन विधेयक पेश करेंगे। यानी कि इसके बाद से अगर संविधान का या फिर राष्ट्रगान का अगर कोई अपमान करता है तो उसके एवज में जो है ये पेश किया जा रहा है, ताकि सख्त कानून बनाया जा सके और राष्ट्रगान का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इस बार मॉनसून सत्र में टीएमसी के बागी सांसदों की नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया भी पहली बार सदन में नजर आएगी। देखिए, आज से संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है और हम आपको सीधे जो है लिए चलेंगे संसद की कार्रवाई की ओर, क्योंकि संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास
गरीबी उपवन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न मान्य सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम, नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे
जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्रण लिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरापन दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखा आपने कि सदन की कार्रवाई महज 15 मिनट के अंदर ही स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। 12 बजे से एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र सर, सदन की कार्रवाई शुरू होते होते इतना हो हल्ला हुआ कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। उसके बाद विपक्ष खुद भी कहता है कि चर्चा नहीं हो रही, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर ये सदन चलेगा कैसे और आखिर कब जो मेन मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो पाएगी? नहीं, देखिए सुचित्रा जी, ऐसा है कि जो मेन मुद्दे हैं, जो बिल इसमें आ रहे हैं, वो बिल में सिर्फ एक ही बिल ऐसा है जिसपे कम्युनिस्ट पार्टी को थोड़ा बहुत ऐतराज है और ये साधारण बिल है। इसका मतलब यह है कि सिंपल मेजोरिटी से ये पास होने हैं। तो नेताओं को चर्चा में इसमें कोई रुचि नहीं है, उनको अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता है। तो इन बिलों में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं है।
सिर्फ जो वंदे मातरम को लेकर के जो संशोधन आ रहा है उसी से परेशानी है, तो उस पर थोड़ी बहुत उसी समय होगी, तो इसलिए उसमें कोई रुचि नहीं है, तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। अब यह है कि दूसरे जो विषय हैं उसके लिए तरीका है कि भाई आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सभी दलों के सांसद बैठते हैं लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के साथ, और ये तय होता है कि क्या क्या विषय लिए जाएंगे। अब यहाँ मुद्दा ये है कि ये सब करेंगे तो फिर पॉलिटिकल एडवांटेज तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो आपको पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए तो आपको शोर शराबा करना होगा, जनता को दिखाना होगा कि देखिए हम इन मांगों को लेकर के खड़े हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। और वही मुद्दे जो इसमें बार बार पूरे सदन में गूंजते रहेंगे, वो ये कॉकरोच वाला है, बिल्कुल, राम मंदिर का है। हाँ। और मुझे पूरा सर, विश्वास है कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में भी आ रही थी आज, जो संसद की ओर कूच करने की पूरी कोशिश है, दिल्ली पुलिस मोर्चा संभाले हुए है। सदन में इसको लेकर भी बहस और तेज हो सकती है, जैसे ही मुझे लगता है 12 बजे के बाद एक बार कार्यवाही शुरू होगी। आपको क्या लगता है कि आज क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बात करेगा, या सरकार की ओर से क्या कोई जवाबदेही होने वाली है आज सदन में इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब तक कोई भी टॉपिक डिस्कशन के लिए एडमिट नहीं होता तो उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। तो पहले पार्टियां, जो भी पार्टी डिस्कशन चाहती है तो वो एक नोटिस देती है कि हम इस विषय पे चर्चा चाहते हैं, इतने घंटे की चर्चा चाहते हैं। ठीक है। अगर वो विषय नहीं दिया गया और आप ऐसे ही चर्चा शुरू करेंगे तो वो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि वो नियमों के अनुसार नहीं है ना। आप जो भी विषय आप बोलना चाहें उसी पे चर्चा शुरू नहीं होती है। फिर तो जो टोटल डिसिप्लिन है, जो एक व्यवस्था है, डिसिप्लिन से भी ज्यादा मैं कहूंगा जो एक व्यवस्था है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चलाने की, तो फिर वो व्यवस्था तो रहेगी नहीं। जिसके जो मन में आएगा उसी पे वो बहस शुरू करेगा, कहेगा इस पे कर लीजिए, इस पे कर लीजिए। तो लेकिन ये करेंगे नहीं, ये नोटिस दे करके नहीं करेंगे, और इसीलिए क्या होगा कि इसमें यही हो हल्ला होता रहेगा, नारेबाजी होती रहेगी और सरकार पे आरोप लगते रहेंगे, और फिर इसी तरह से स्पीकर महोदय इसको एडजर्न करते रहेंगे, ऐसे ही सदन में चलता रहेगा। और इसी बीच में क्या होगा कि जो बिल सरकार को पास कराने हैं वो बिल ले हो जाएंगे, और फिर उन पर कोई डिस्कशन तो होगा नहीं। वो चूंकि इनकी सिंपल मेजोरिटी है पार्टी की, तो वो पास हो जाएंगे, वो कानून बन जाएंगे। तो ऐसे ही ये संसद चलती रही है, ये कोई नया हम नहीं देख रहे हैं। जब विपक्ष इस स्थिति में नहीं है कि वो इन बिलों को पास होने से रोक सके, तो वो उस पर चर्चा नहीं करेगा। और उन विषयों को उठाना चाहेगा जिस पे सरकार बहस नहीं चाहती, जब तक कि आप पूरा मुद्दा सामने लेकर के नहीं आए। अब सोनम वांगचुक के खाली मुद्दे पे तो बहस नहीं हो सकती, बिल्कुल। खाली पेपर लीक पे भी बहस नहीं हो सकती, बिल्कुल। और नीट का एग्जाम तो हो ही गया, उसके रिजल्ट भी आ गए, मेरिट्स भी आ गई, काउंसलिंग भी शुरू हो गई, वो मुद्दा ही खत्म है इस समय। बिल्कुल। सुरेंद्र सर, क्योंकि देखिए 7 विधेयक इस बार सरकार लाने की तैयारी में है, जिसमें से सबसे ज्यादा अहम है 21 जुलाई का वो दिन तय किया गया है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह FCRA को लेकर बिल पेश करने वाले हैं। क्या लगता है सदन में ये बिल पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, या इसको लेकर भी पहले हो हंगामा होगा, और जो 21 तारीख का दिन तय किया गया है इसमें भी बाधा पड़ेगी? नहीं, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे कहा ना कि सरकार की कोशिश ये होगी कि जो 7 बिल हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से पास कराए, वो करा लेगी। उसमें तो शोर शराबे से भी फर्क नहीं पड़ता ना। इधर मंत्री जी बोलेंगे मैं पेश करता हूँ, उधर वो कहेंगे जो कहीं हाँ ना हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। FCRA में जो मुख्य इश्यूज जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और एक बार जब कोई रेगुलेशन बनती है तो वो दूसरे तरीके से पैसा लेने लगते हैं, और जो ये विदेशों से जो पैसा आ रहा है उस पैसे का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस चीज के लिए आप देखिए, मान लीजिए आपने एक ट्रस्ट बनाया, अब उस ट्रस्ट में आपने कहा हम गौ सेवा करेंगे, अब आप पैसा लेकर के उसमें कुछ और कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है। तो FCRA का यही इशू था कि उसमें वो जिन विषयों को लेकर के वो पैसे लेते थे लोगों से विदेशों से, वो काम नहीं करके दूसरे काम हो रहे थे। बिल्कुल। और उनके ऑडिट नहीं हो रहे थे, कभी उनकी इंटीमेशन नहीं हो रही थी, कई बार उनका रूट चेंज करके डिफरेंट तरीके से पैसे लिए जा रहे थे।
तो उस पे अब सरकार चाहती है कि एफसीआरए रेगुलेशन में टोटल ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और ठीक क्लैरिटी है हो। सर, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी क्योंकि एफसीआरए के बारे में, और क्योंकि सोनम वांगचुक की भी संस्था है जिसको लगातार बाहर से फंडिंग मिल रही थी, और एफसीआरए का चाबुक जो है उस पर भी चला है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज पहला दिन है और इसको लेकर ही हम इस पर जो है बात करेंगे कि सरकार जो बिल लेकर आने वाली है उसको लेकर आगे सदन में क्या होने वाला है। क्योंकि सुरेंद्र सर, आप एफसीआरए के बारे में विस्तार से बता रहे थे, और ये भी है कि सोनम वांगचुक की संस्था, उसका भी एफसीआरए को लेकर जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया गया है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि सीधा लेह लद्दाख से दिल्ली आना, अनशन पर बैठना, और क्योंकि 21 तारीख को एफसीआरए का बिल पेश होने वाला है इसीलिए 20 तारीख चुना गया है सदन के जो है सदन जिस दिन शुरू हो रहा था उसी दिन कूच करने के बारे में? नहीं, वो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सोनम वांगचुक के अपना बैकग्राउंड क्या है। सोनम वांगचुक को ये लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, शिक्षा में योगदान है, तो कोई भी तो इनका पेटेंट नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट साइंस में कोई ऐसा एक पेटेंट बता दें जो इन्होंने रजिस्टर कराया हो। इनके पिताजी खुद कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस सरकार में जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रहे हुए हैं, वो भी पहले धरने पे बैठा करते थे। तो प्रश्न ये है कि आपकी मंशा क्या है। देखिए, ये जो एफसीआरए है, ये एफसीआरए नहीं है, ये एनजीओज को फंड है। एक जो देश के लोग देते हैं, एक जो विदेश के लोग देते हैं। तो जब आप विदेश से लेते हैं फंड, तो आपको मालूम है बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं जो हमारे खिलाफ चलती हैं, देश में दंगे कराना चाहती हैं, देश के डेवलपमेंट को रोकना चाहती हैं, वो उन इश्यूज को उठाना चाहती हैं जिससे देश कमजोर हो, तो वो उसको एनजीओ के नाम पे उनको फंड करती हैं। अब एनजीओ क्या करते हैं, या तो उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, जिस काम के लिए दिया गया वो तो मतलब पर्दा तो दूसरा होता है ना जिसको, और पर्दे के पीछे कुछ और मंशा होती है, या वो करते हैं रीरूटिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पैसा तो मेरा है, मैं नहीं दे सकता आपको, तो मैंने आपको दिया, आपने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया, वहां से पैसा घूम के आ गया। तो ये सब उसमें गड़बड़ियां थी। फिर आप ऑडिट नहीं कराते हैं, तो उन सब गड़बड़ियों को चलते इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, और उन्हीं विषयों को टोटली लॉ में क्लैरिफाई करने के लिए ये अब एफसीआरए रेगुलेशन आ रहा है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकती हैं कि सोनम वांगचुक भी उससे अफेक्टेड हैं, और उन्होंने इसका फायदा उठाया होगा कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट वालों को भी लगा कि चलो एक वेल नोन आदमी है तो हम यूज कर लेंगे। तो वो एक दूसरे के पूरक थे, और इसीलिए उन लोगों ने ये आंदोलन किया। लेकिन प्रश्न ये है कि आंदोलन का जो सब्जेक्ट था वो तो खत्म हो गया था। बिल्कुल भाई, नीट से आपने शुरू किया, नीट खत्म हो गया, नीट का दोबारा एग्जाम हो गया, अच्छे से एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सब काउंसलिंग शुरू हो गई। तो वांगचुक को चाहिए था खत्म कर देता कि साहब अब तो सब अच्छा हो गया। अब मान लीजिए आप ये कहें भूख हड़ताल पे बैठ गए कि नहीं अभी सारे पॉलिसी डिसीजन अभी होंगे जब तक मेरी भूख हड़ताल, तो होता नहीं है ना। सरकार में तो एक कानून बनने में लेकिन सुरेंद्र सर, जब से हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक को एडमिट करवाया गया है, सोनम वांगचुक की वाइफ जो है उन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया। ऑफिशियल बयान में ये कहा गया कि अगर सरकार की ओर से कोई आकर उनसे बात करता है और बात करने के बाद अगर ये आश्वासन दिया जाता है कि हम चीजों को सुधारेंगे तो अनशन खत्म कर देंगे सोनम वांगचुक। क्या लगता है सरकार की ओर से कोई जाएगा बातचीत करने के लिए? नहीं, अब एग्जैक्टली देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो चाह क्या रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पे मुझसे आके बात कीजिए, आश्वासन दे दीजिए, तो कोई सरकार देगी नहीं, सरकार झुकती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देश के लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कंटिन्यू करें। लेकिन ये होता है ना कि भाई आप किसी को पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं दे सकते हैं कि भाई मैंने कहा देखो मैंने उसको हटवा दिया, मैंने उसको ये करवा दिया। तो इसलिए अगर वो ये कहते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, तो अभी बिल आने वाले हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, सुझावों पे कमेटीज बन सकती हैं। लेकिन क्या है, देखिए शिक्षा में वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। अभी तो बहुत सरल है कहना कि सुधार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा कोई छोटा मोटा इश्यू है क्या? ये कोई एक स्कूल का मैनेजमेंट तो नहीं है ना। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनईपी आई, एनईपी को आने में ही 5 साल लग गए। बिल्कुल। तो आप ये सोचें कि भाई एक आश्वासन से हाँ जी हम कर देंगे, तो ये कुछ कहने वो क्या है, एक रास्ता बाहर निकलने का खोज रहे हैं। एक लेडी कांस्टेबल थी, आपने भी शायद उनका इंटरव्यू सुना होगा, मिस चौधरी।
वो कह रही थी कि इनके घर वालों ने मुझसे कहा कि ये मरवा देंगे, आप इसको अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बहुत कमजोर हो गए, बहुत वजन कम हो गया है, इनके वाइटल ऑर्गन्स पे ये तो बहुत है। ये हो जाता है कि 18 दिन 19 दिन अगर कोई कुछ ना खाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो उन्हें परेशानी होगी। लेकिन विडंबना भी देखिए ना, वही आम आदमी पार्टी के नेता सारे सीजेपी के मंच पे जाते हैं, लेकिन पंजाब में जब स्टूडेंट प्रदर्शन करते हैं तो उन पर वाटर कैनन पे से जो है उनको भगाया जाता है और लाठीचार्ज भी किया जाता है, तो जाके कहीं ना कहीं मंशा पर भी सवाल उठते हैं। सुरेंद्र सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना अपने कीमती समय दिया। देखिए, संसद की कार्रवाई 12 बजे एक बार फिर से शुरू होगी, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।